शिवाली मिश्रा और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगर आप लॉ को समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पहले इसके कंपोनेंट समझें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम इनकम टैक्स लॉ की बात कर रहे हैं तो शुरुआत इनकम टैक्स से करते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स कहलाता है। और इनकम टैक्स इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। मीन्स हमारे देश में इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए इनकम टैक्स लॉ बनाया गया है, जिसके तहत इनकम टैक्स लोगों पे लगाया जाता है और उनसे लिया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ 5 चीजों से मिलकर बनता है। ये कोई अकेली चीज नहीं है। इन पांचों को मिलाते हैं तो इनकम टैक्स लॉ बनता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स है। आप इसे इनके पार्ट कहिए, कंपोनेंट्स कहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर ये 5 इकट्ठे हो जाएंगे तभी आप इनकम टैक्स लॉ को ठीक तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962, चौथा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस और पांचवा है लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बेस एक्ट है। जब हमारे देश में ये सोचा गया कि हमें लोगों पे टैक्स लगाना है और टैक्स लेना है तो सबसे पहले क्या किया गया? इनकम टैक्स लॉ बनाया गया। इनकम टैक्स लॉ में क्या किया गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया। ये 1961 में बनके तैयार हो गया था और ये लागू कब से हुआ हमारे देश में? 1 अप्रैल 1962 से ये पूरे देश में लागू हो गया। इसमें उन्होंने 298 सेक्शंस डाले हैं, इसमें 14 शेड्यूल्स हैं और इसमें ये सारी बातें बताई गई कि किन पे टैक्स लगेगा, किन पे नहीं लगेगा, हम कितना टैक्स लेंगे, सारा कुछ बना के इनकम टैक्स लॉ को कंप्लीट कर दिया गया। यहाँ तक कि उनमें छोटी छोटी डेफिनेशंस भी डाली गई जो इनकम टैक्स एक्ट में यूज किए गए, जैसे कि एसएसी की, पर्सन की, सबकी डेफिनेशन डाली गई और पूरी क्लैरिटी के साथ ये एक्ट बना के तैयार हो गया। लेकिन अब जरा सोचिए, ये एक्ट तो 1962 में लागू हो गया था, है ना? और आज क्या चल रहा है? 2023। तो जैसा ये तब था क्या ये ऐसा अब है? नहीं, हमारी जरूरतें बदल रही हैं, समय बदल रहे हैं, टैक्स रेट्स भी बदल रहे हैं। तो ये बदलाव आते कैसे हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया जाता है फाइनेंस एक्ट के थ्रू। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? आपने बजट के बारे में सुना होगा। हर साल हमारे यहाँ बजट आता है ना, तो बजट में फाइनेंस बिल पास किया जाता है। जी हाँ, फाइनेंस बिल में यही सारी बातें लिखी होती है। तो जब फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है और जो चीजें इसमें नई लिखी जाती है या लाई जाती हैं उन्हें यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है। मीन्स वो अमेंड हो जाती है। यहाँ पे पुरानी चीज लिखी हुई है, इस नई चीज से इस पुरानी चीज को रिप्लेस कर दिया जाता है। आइए देखते हैं फाइनेंस एक्ट है क्या। देखिए, अगर हम फाइनेंस एक्ट की बात करें तो इसमें इसके फर्स्ट शेड्यूल को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। 4 पार्ट्स कौन से हैं? पार्ट 1 में रेट ऑफ टैक्स लिखा होता है, पार्ट 2 में टीडीएस रेट्स लिखे होते हैं, पार्ट 3 में टीडीएस ऑन सैलरी इनकम एंड एडवांस टैक्स और पार्ट 4 में रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम। ये 4 चीजें लिखी होती है और फाइनेंस एक्ट में के थ्रू ही हम उसमें जो हमारा बेस एक्ट है एक्ट 1961 उसमें अमेंडमेंट करते हैं, है ना? अगला है थर्ड कंपोनेंट है इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब ये रूल्स क्या होते हैं? हमने तो अब तक एक्ट पढ़ लिया। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स प्रोसीजरल चीजें होती है। देखिए, जैसे हमने बेस एक्ट में तो ये सारा कुछ बता दिया, टैक्स क्या है, किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, कितना लेना है। लेकिन रूल्स में प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि आप टैक्स कैसे दोगे। मीन्स आपको क्या लगने वाला है, आपको पैन कार्ड लगने वाला है, आपको कौन सा फॉर्म नंबर लगने वाला है, क्योंकि कई फॉर्म्स आते हैं जिनमें अलग अलग नंबर होते हैं, फॉर्म नंबर, जिनके थ्रू आप अपना टैक्स जमा करते हो, है ना? तो वो सारी चीजें किसमें लिखी होती है? रूल्स में लिखी होती है। और रूल्स कौन इशू करता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? सीबीडीटी। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स ही है, मींस सीधा लिया जाता है लोगों से, है ना? सीबीडीटी इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ, तो आप वहां पे समझ सकते हैं। फिर है चौथा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। नोटिफिकेशन क्या है? इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और देखिए, नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या होता है, अगर आपके लिए कुछ नया लेके आना है, मीन्स वो क्या करते हैं, किसी को और टैक्स में शामिल करना चाहते हैं, किसी को जिसे उन्होंने एग्जाम कर रखा था, मीन्स जिस पे टैक्स नहीं था उस पे टैक्स को लाना चाहते हैं, या फिर जिस पे टैक्स था उस पे टैक्स हटाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि फाइनेंस एक्ट आ गया, है ना? उसमें उन्होंने लिखा कि हम भविष्य में ऐसा कुछ लेके आएंगे, लेकिन किस डेट से ये उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो नोटिफिकेशन के थ्रू वो उस चीज को भी इफेक्ट में ला सकते हैं। इसके लिए वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे नोटिफिकेशन इशू तो उनको इंतजार करना पड़ेगा ना कि जब तक अगला फाइनेंस एक्ट आए, अगला बजट आए, तब हम अमेंड करें। तो पूरे साल इंतजार करने से अच्छा है कि बीच में नोटिफिकेशन लाते हैं और
उन्हें जो भी बदलाव करने होते हैं वो कर देते हैं। और नोटिफिकेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इशू करती, सीबीडीटी भी कर सकती है। किसके लिए? रूल्स कमेंट करने के लिए, क्योंकि रूल्स तो सीबीडीटी बनाती है ना, तो वो रूल्स कमेंट करने के लिए भी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। अब है सर्कुलर्स। सर्कुलर्स कौन इशू करता है? सीबीडीटी। देखिए, फाइनेंस एक्ट आया, आपने उसमें चीजें समझी, या फिर जो ये ओरिजिनल एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, उसको आपने समझा। अब लोगों को कुछ उसमें नहीं समझ आ रहा, उन्होंने कुछ गलत इंटरप्रेट किया या फिर किसी चीज में डाउट आ रहा है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कैसे करें, तो ये कौन क्लियर करता है? इन सब में क्लैरिटी लाने का काम होता है सीबीडीटी का। फिर वो सर्कुलर्स इशू करते हैं, मीन्स उसमें वो समझाते हैं, लोगों के डाउट्स को क्लियर करते हैं कि अगर ये लॉ में ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है। अच्छा, ये सर्कुलर्स में उन्होंने समझाया कि ये लॉ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, लेकिन क्या जरूरी है कि आप उसे मान लो? ये उनके डिपार्टमेंट में तो बाइंडिंग होता है, क्योंकि वो खुद ही इशू कर रहे हैं, तो उनका डिपार्टमेंट तो उस बात से सहमत होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप लॉ को किसी और तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो, अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे होगे आप, है ना। तो जरूरी नहीं आप सीबीडीटी की बात मानो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोर्ट में केस लगाना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ेगा और वहां पे बोलना पड़ेगा कि ये ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और हम इस तरह से कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फिर लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट में यही आता है, आपकी बात कोर्ट में सुनी जाती है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि लॉ का सही इंटरप्रिटेशन क्या है, जो सीबीडीटी कह रहा है वो है या फिर जो आप कह रहे हो वो है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दोनों तरह से कोर्ट दोनों चीजों को मंजूरी देती है, उनका इंटरप्रिटेशन भी सही होता है, आपका भी सही होता है। हाँ, ऐसे कई केस हैं हमारे इनकम टैक्स में। आगे जब आप टैक्स पढ़ोगे तब आपको समझेगा कि कई जगह ऐसे कैलकुलेशन दो तरह से किए जाते हैं। अब दो तरह से क्यों करने हैं? हाँ, क्योंकि जिसपे टैक्स लग रहा है वो चाहेगा कि वो थोड़ा सा टैक्स बचा ले, है ना। तो इसलिए इसमें वो कोर्ट केस होता है। सीबीडीटी जो चाहेगा वो यही होगा कि लोगों से टैक्स ले लें हम, और अगर थोड़ा सा सामने वाले का बच रहा है इंटरप्रिटेशन कुछ घुमा फिरा के करके, तो फिर वो उसके लिए फिर कोर्ट में केस कर देते हैं। फिर कोर्ट डिसाइड करता है और उनके डिसीजंस को भी आगे जाके रेफर किया जाता है। तो देखा आपने कि 5 कंपोनेंट्स इनके कौन से हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इन पांचों को समझ लेंगे तो आप लॉ का सही इंटरप्रिटेशन निकाल पाएंगे, क्योंकि इनमें से अगर आपने एक को समझा दूसरे को नहीं समझा, देखिए आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 समझ लिया लेकिन आपने अमेंडमेंट्स नहीं देखे तो ये अधूरा रह जाएगा ना। इनकम टैक्स रूल्स नहीं समझा या कुछ भी, तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जब आप सारी चीजें देखोगे तब आप लॉ को अच्छी तरह से समझ पाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज बताइएगा जरूर। अगर इसमें कुछ कमियां हैं वो भी बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।